हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टडी कॉन्सेप्ट। मध्य प्रदेश की इस जीके सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज मैं इस वीडियो में नगरीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में आपको जानकारी दूंगा, जो कि मध्य प्रदेश के नए एमपीपीएससी का जो सिलेबस आया है 2020 का, उसके अकॉर्डिंगली ये पूरा का पूरा मैं कंटेंट तैयार कर रहा हूँ। इससे पहले भी मैं लगातार मध्य प्रदेश के नए सिलेबस के अनुसार वीडियो लेके आ चुका हूँ, जो कि आपको प्लेलिस्ट पर मिल जाएंगे। और उस सेक्शन में जाके आप एमपीपीएससी प्री स्टडी के नाम से एक फोल्डर बना हुआ है, उसमें सारे के सारे एमपीपीएससी प्री 2020 के कंटेंट के और सिलेबस के अनुसार मैंने वीडियो बनाए हैं, तो वो सभी आप वहां से लगातार देख सकते हैं। और जिन विद्यार्थियों ने अभी तक मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया स्टडी कॉन्सेप्ट, वो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ में इसको ऑल नोटिफिकेशन के साथ में इसको सब्सक्राइब करें, जिससे कि सारे वीडियोस जो मैं लगातार बनाऊंगा उनके नोटिफिकेशन आपको लगातार मिलेंगे और इसी तरीके से आप सारे वीडियोस देख पाएंगे। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए नगरीय प्रशासन व्यवस्था के बारे में, जो कि मध्य प्रदेश में कब शुरू हुई और उसके जो पावर हैं उन सभी के बारे में जानकारी मैं इसमें पूरी दूंगा। वीडियो को अंत तक देखें और आखिरी में मैं अगले वीडियो के बारे में जानकारी दूंगा कि वो अगला वीडियो आपको कौन सा मिलेगा मेरे इस चैनल के माध्यम से। तो चलिए शुरू करते हैं। नगरीय प्रशासन व्यवस्था मध्य प्रदेश में किस तरीके से होती है। पहला पॉइंट ले लेते हैं, राज्य की स्थापना कब हुई थी? 1 नवंबर 1956 में, जब मध्य प्रदेश राज्य जब अलग अलग पार्ट ए, पार्ट बी, पार्ट सी जिस तरीके से बना था, उसके अनुसार उसके बाद में जब मध्य प्रदेश को सुचारू रूप से इसको बनाया गया, तो उसमें 1 नवंबर 1956 को इसकी स्थापना की गई। उसके बाद में नगर पालिका अधिनियम 1956 में लागू किया गया। ठीक है ना। तो ये नगरीय जो निकाय है उसी में से की व्यवस्था में आता है नगर पालिका अधिनियम। ठीक है। अगला जो पॉइंट है, बाद में मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1961 पारित किया, यानी कि इसमें फिर सुधार किए गए। 1956 में पहले पारित किया गया राज्य में, उसके बाद में 1961 में इसको संशोधन करके फिर से पारित किया गया। ठीक है। 30 दिसंबर 1993 को विधानसभा में मध्य प्रदेश नगर निगम विधायक पारित हुआ। छोटे छोटे पॉइंट्स हैं, स्टार्टिंग में बता रहा हूं, उसके बाद में मैं व्यवस्थित रूप से आपको पूरी जानकारी दूंगा कि नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम की व्यवस्थाएं कौन कौन सी होती हैं मध्य प्रदेश में, उसके बारे में पूरी जानकारी आपको मिलेगी। अगला जो पॉइंट है, मध्य प्रदेश में प्रथम नगर पालिका का गठन जब हुआ, वो कब हुआ था? 1864 में जबलपुर में हुआ था। यानी कि जब अंग्रेजी शासन था उस समय सबसे पहले मध्य प्रदेश में जो नगर पालिका गठित की गई थी वो जबलपुर में की गई थी और वो हुई थी 1864 में। अगला जो पॉइंट है वो है 1992 में 74वां संविधान संशोधन लाया गया। ठीक है ना, जो कि बाद में 16 जनवरी 1993 को लागू हुआ। ठीक है ना, ये 92 में लाया गया था, इसको ड्राफ्ट किया गया था। ठीक है ना, और इसको बोलते हैं 74वां संविधान संशोधन, जो कि नगर निगम, नगर निकाय की व्यवस्था के लिए ये संविधान संशोधन लाया गया था। देन उसके बाद में ये लागू जब हुआ, वो हुआ था 16 जनवरी 1993 को। ठीक है। मध्य प्रदेश में 74वां संविधान क्रियान्वयन हेतु मध्य प्रदेश नगर पालिका अधिनियम 1994 लागू हुआ। नगर पालिका पहले स्टार्टिंग में नगर पालिका ही थी, नगर पालिका के बाद में इसको नगर निगम में लाया गया, तो इसको शुरू में नगर पालिका अधिनियम के नाम से इसको पारित किया गया। कब? 1994 में। इसके तहत त्रिस्तरीय निकाय व्यवस्था की गई। अभी तीन स्तर की निकाय व्यवस्था है। पहली नगर पंचायत, दूसरी नगर पालिका और तीसरी जो है वो है नगर पालिका निगम परिषद। ठीक है। तो इस तरीके से अभी पूरे मध्य प्रदेश में ये तीनों जो त्रिस्तरीय व्यवस्था है ये लागू है। पहली है नगर पंचायत, ठीक है ना, जो कि छोटे स्तर पे होती है, उसके बाद में नगर पालिका, उससे बड़े स्तर पर, और सबसे बड़े स्तर पर जिला स्तर पर जो होती है वो होती है नगर पालिका निगम परिषद। अगला जो बिंदु है इसी सिलसिलेवार वो है मध्य प्रदेश में इस अधिनियम का अनुपालन ये करने वाला देश का प्रथम राज्य है। ठीक है ना, यानी कि जो 74वां संशोधन हुआ संविधान का, उसके बाद में इस संविधान को का अनुपालन सबसे पहले जो हुआ देश में वो हुआ था मध्य प्रदेश में, यानी मध्य प्रदेश में सबसे पहले इसको लागू किया गया। मध्य प्रदेश स्थानीय संस्थाओं में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है। ठीक है ना, जो स्थानीय संस्थाएं हैं, नगर निगम हुआ, नगर पंचायत हुआ, या फिर नगर पालिका, या फिर अन्य नगर पंचायत हुआ, ग्राम सभा हुआ, ग्राम पंचायत हुआ, इन सभी में मध्य प्रदेश की जितनी भी स्थानीय निकाय संस्था हैं उनमें 50% का जो आरक्षण है वो महिलाओं को दिया गया है।
फिर उसमें अलग अलग रिजर्वेशन का भी उसमें पॉलिसी दी गई है, कास्ट के हिसाब से, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और जनरल, सबके अकॉर्डिंगली फिर उसमें आरक्षण है। लेकिन उन सभी रिजर्वेशन में महिलाओं के लिए 50% का आरक्षण है, यानी कि अगर SC, ST और OBC की जो जातिगत रिजर्वेशन है उन सभी में 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है मध्य प्रदेश में। ये आपको इस तरीके से समझना है। अब ले लेते हैं पहली जो निकाय त्रिस्तरीय व्यवस्था है मध्य प्रदेश में, तो पहली निकाय व्यवस्था मध्य प्रदेश में नगर पंचायत। नगर पंचायत के बारे में इसमें अपन अब शुरू करते हैं पूरा जानना। नगर पंचायत संक्रमणशील क्षेत्रों में गठित की जाती है। संक्रमणशील क्षेत्र यानी कि जो आंतरिक क्षेत्र होते हैं, ठीक है ना, जो थोड़े से शहर से हटकर होते हैं, उन सभी क्षेत्रों में नगर पंचायत की व्यवस्था की जाती है। नगर पंचायत में 5,000 से लेके 5,000 से अधिक एवं 20,000 से कम जनसंख्या वाला जो क्षेत्र होता है वहां पर नगर पंचायत का गठन किया जाता है। ये जरूर ध्यान रखना पड़ेगा, इसमें जनसंख्या के आधार पर ही नगर पंचायत और नगर पालिका और नगर निगम गठित की जाती है। तो यहाँ पर 5,000 से अधिक और 20,000 से कम लोगों की आबादी होती है, वहां पर नगर पंचायत का गठन किया जाता है। अगला जो पॉइंट है वो है वर्तमान में जो मध्य प्रदेश है, पूरे मध्य प्रदेश में नगर पंचायतों की जो संख्या है वो है 264। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आपको ऐसे ही याद रखना है ये पूरा, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में जो नगर पंचायतों की संख्या है वो है 264। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद कर लें, क्योंकि कई बार कई एग्जाम्स में ये पूछा गया है कि नगर पंचायत, नगर निगम, इनकी संख्या कितनी है मध्य प्रदेश में, तो आपको बिंदुवार तरीके से ऐसे इसको याद करना है, ठीक है ना। अगला जो पॉइंट है वो है नगर पंचायत में सदस्यों की जो संख्या होती है वो होती है 15, यानी कि यहाँ पर टोटल जो वार्ड होते हैं वो वार्ड होते हैं 15, यानी कि 15 यहाँ पर पार्षद, ठीक है ना। जो पार्षदों की संख्या होती है वो 15, इससे अधिक नहीं होती है, ठीक है ना, नगर पंचायत में। और नगर निगम और नगर पालिका में इनकी संख्या बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो जब हम नगर पालिका और नगर निगम के बारे में चर्चा करेंगे तब उसके बारे में आपको पूरी जानकारी दूंगा। तो इस समय नगर पंचायत में जो वार्ड की संख्या यानी कि पार्षदों की संख्या जो होती है वो ज्यादा से ज्यादा 15 तक होती है, ठीक है। नगर पंचायत का जो कार्यकाल होता है वो 5 वर्ष, जिस तरीके से नगर पालिका, नगर निगम, सांसद और अपने लोकसभा और राज्य अपने विधानसभा का जो राज्य सरकार का और केंद्र सरकार का जो कार्यकाल होता है, वैसे ही नगर पंचायत का काल संविधान में 5 वर्ष का रखा गया है, ठीक है। अगला जो बिंदु है वो है राइट टू रिकॉल, ठीक है ना। मध्य प्रदेश में सबसे पहले राइट टू रिकॉल की व्यवस्था का अनुसरण करने वाला पहला राज्य था, ठीक है ना, के माध्यम से किसी भी जो सदस्य है उसको वापस बुलाया जा सकता है, यानी कि जनता के द्वारा, ठीक है ना। इसमें 2 वर्ष के पश्चात या फिर 6 माह का कार्यकाल, ठीक है ना, से पहले, यानी कि 6 माह का कार्यकाल उनका अगर बचा है और 2 साल हो जाएं, 2 साल के बाद ही बुला सकते हैं, यानी कि 2 साल से पहले इस जो भी सदस्य हैं उनको राइट टू रिकॉल के अकॉर्डिंगली नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि उसमें उनका जो कार्य है, ठीक है ना, जो क्षेत्र है उस क्षेत्र में उन्होंने कार्य किए है नहीं किया या नहीं किए हैं, उसका पूरा का पूरा निरीक्षण किया जाता है और निरीक्षण करने के बाद में ही उसमें जस्टिफाई किया जाता है। इसलिए कम से कम 2 वर्ष का कार्य उनका पूरा हो जाए या फिर 6 माह बचे तो उससे पहले अविश्वास प्रस्ताव लाकर इनको वापस बुलाया जा सकता है राइट टू रिकॉल के मुताबिक। तो इसमें 2/3 बहुमत, ठीक है ना, 2/3 बहुमत तो इसमें होना चाहिए, ठीक है ना। उतने लोग इसमें बहुमत दें और इस अपना वोट डालें तो राइट टू रिकॉल के मुताबिक इनको बुलाया जा सकता है, यानी कि इतनी वोटिंग होना जरूरी है, ठीक है। नगर पंचायत में प्रशासनिक प्रमुख जो होता है, ठीक है ना, वो कौन होता है? CMO, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, यहाँ का प्रशासनिक अधिकारी होता है जो कि सरकार के द्वारा नियुक्त किया जाता है, ठीक है ना। एवं राजनीतिक प्रमुख अध्यक्ष होता है, ठीक है ना, राजनीतिक में इसका ये प्रमुख अध्यक्ष होता है। मतलब इसमें जो अधिकारी होता है वो तो सरकारी अधिकारी होता है, लेकिन राजनीतिक में अगर प्रमुख देखा जाए नगर पंचायत में तो वो जो अध्यक्ष होता है वो राजनीति में प्रमुख कहलाता है। अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से, ठीक है ना, प्रत्यक्ष रूप से होता है, और उपाध्यक्ष का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। प्रत्यक्ष रूप से यानी कि लोकतांत्रिक तरीके से इसका चुनाव किया जाता है, जनता के द्वारा वोट डाले जाते हैं और वोट के अनुसार इसमें अध्यक्ष का चुनाव होता है। और उपाध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से जो सदस्य होते हैं वही
इसमें सिलेक्ट किए जाते हैं, उसमें से ही किसी एक को उपाध्यक्ष बनाया जाता है। अगला जो पॉइंट है, नगर पंचायत की जो समिति है उसी को प्रेसिडेंट इन काउंसिल कहा जाता है। नगर पंचायत की समिति को प्रेसिडेंट इन काउंसिल कहा जाता है। इस समिति में अध्यक्ष सहित 6 सदस्य होते हैं, जो जिसको बोलते हैं प्रेसिडेंट इन काउंसिल, ठीक है ना। समिति का जो अध्यक्ष होता है वो नगर पंचायत का अध्यक्ष पदेन अध्यक्ष होता है, ठीक है ना। समिति का जो अध्यक्ष है वो नगर पंचायत के अध्यक्ष का जो पदेन अध्यक्ष कहलाता है, ठीक है ना। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ नगर पंचायत समिति को ही प्रेसिडेंट इन काउंसिल कहा जाता है और उसका जो अध्यक्ष होता है वो इसका पदेन अध्यक्ष कहलाता है, जो कि नगर पंचायत का अध्यक्ष कहलाता है, वो इसका पदेन अध्यक्ष कहलाता है। और अध्यक्ष के साथ में इसमें कुल 6 सदस्य होते हैं। 2 विशेष सदस्य राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं इसमें। बाकी के जो सांसद हैं वो सब इनके नॉर्मल रूप से इसमें सदस्य कहलाते हैं, ठीक है ना। इस क्षेत्र के जो सांसद हैं, इस क्षेत्र के जो विधायक हैं, ये सब इसके सदस्य होते हैं और बाकी के 2 इसमें मनोनीत रूप से सदस्य बनते हैं, जो कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। आइए अब समझ लेते हैं मध्य प्रदेश में नगर पालिका। अभी तो नगर पंचायत के बारे में मैंने आपको पूरी जानकारी दी। अब जो दूसरे स्तर की व्यवस्था है नगर पालिका, इसके बारे में वर्तमान में मध्य प्रदेश में 98, ठीक है ना, 98 के आसपास की इसमें नगर पालिका है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इन सभी के बारे में क्वेश्चन बनते हैं कि मध्य प्रदेश में टोटल अभी कितनी नगर पालिकाएं हैं, तो इसमें 98 नगर पालिकाएं हैं, ठीक है। और नगर पालिका में सदस्यों की जो संख्या होती है वो 15 से लेके 40 के बीच में होती है। जिस तरीके से नगर पंचायत में जो सदस्यों की संख्या थी वो कितनी थी, वो थी 15, लेकिन इसमें क्योंकि ये इसका जो क्षेत्र है वो बड़ा होता है तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या बढ़ जाती है। तो यहाँ पे सदस्यों की संख्या 15 से लेके 40 हो जाती है, यानी कि इसमें सदस्यों की संख्या वहां की जनसंख्या के अनुसार बढ़ जाती है, यानी कि 15 से अधिक वहां पे जनसंख्या का जो स्तर है उसके अनुसार वहां पर 15 से लेके 40 के बीच में यहाँ पर सदस्यों की नियुक्ति की जाती है। सदस्य यानी कि यहाँ पे जो पार्षद होते हैं वो 15 से लेके 40 के बीच में होते हैं, यानी कि वार्ड जो होते हैं वो 15 से लेके 40 के बीच में यानी कि बढ़ जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे 20,000 से अधिक की आबादी जो नगर पंचायत थे, इसमें डिफरेंशिएट करना जरूरी है नगर पंचायत के अनुसार, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नगर पंचायत में जो जनसंख्या होती है वो 5,000 से लेके 20,000 के बीच में होती है, जो कि नगर पंचायत होती है, ठीक है ना। आसानी से समझ पाएंगे अपन इस तरीके से। और जो नगर पालिका होती है, नगर पालिका, ठीक है ना, उसमें 20,000 से लेके 1 लाख तक की आबादी का जो क्षेत्र होता है वहां पर नगर पालिका गठित की जाती है। तो इस तरीके से आप समझ सकते हैं, दोनों में डिफरेंशिएट मैंने आपको बताया कि इसमें अंतर क्या होता है। नगर पंचायतें कहां पर गठित की जाती है और नगर पालिका कहां गठित की जाती है, ये आबादी के अनुसार इसमें तय किया जाता है। और आबादी के अनुसार ही यहाँ पर जो सदस्य होते हैं यहाँ 15 होते हैं और यहाँ पर 15 से लेके 40 होते हैं। ये आपको इस तरीके से इसको समझना है। अगला जो बिंदु है, नगर पालिका का जो प्रशासनिक प्रमुख होता है, यानी कि सरकारी जो अधिकारी होता है उसको सीएमओ कहते हैं। जैसे कि नगर पंचायत में कहते थे वैसे ही नगर पालिका में भी यहाँ पर जो मुख्य कार्यपालन अधिकारी बोलते हैं या फिर शॉर्ट फॉर्म में सीएमओ बोलते हैं, वो यहाँ पे सरकारी प्रमुख अधिकारी कहलाता है। और राजनीतिक प्रमुख रूप से जो प्रमुख कहलाता है वो नगर पालिका अध्यक्ष कहलाता है। नगर पालिका अध्यक्ष जो कि चुन के आते हैं वो राजनीतिक रूप से प्रमुख कहलाता है। अध्यक्ष का जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, यानी कि जनता के द्वारा लोकतांत्रिक तरीके से इसमें चुनाव करवाया जाता है और वो अध्यक्ष बन के यहाँ पर आता है। और उपाध्यक्ष जिस तरीके से नगर पंचायत में सेम फॉर्मेट में नगर पालिका में भी इसी तरीके से इसमें व्यवस्था की गई है। अध्यक्ष का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक तरीके से किया जाता है और उपाध्यक्ष का जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि जो सदस्य नियुक्त होके आते हैं उसमें से ही एक को नियुक्त चुनकर यहाँ पर उपाध्यक्ष बनाया जाता है, ठीक है ना। ये आपको ऐसे याद रखना है। महिलाओं का रिजर्वेशन, जैसे कि मैंने आपको बता चुका हूं, मध्य प्रदेश शासन में हर निकाय में, हर संस्था में महिलाओं के लिए रिजर्वेशन दिया गया है। तो 50% का जो रिजर्वेशन है महिलाओं के लिए इसमें रखा गया है। राइट टू रिकॉल की व्यवस्था जिस तरीके से नगर पंचायत में थी वैसे ही यहाँ पर भी सेम उसी तरीके से व्यवस्था का अनुसरण किया जाता है, ठीक है ना। 2 वर्ष के बाद में या फिर 6 माह का कार्यकाल उनका शेष रह गया है तो यहाँ पे राइट टू रिकॉल की व्यवस्था जनता के लिए की गई है कि अगर किसी भी
सदस्य का कोई कार्य अपन को 2 साल के बाद में वो कार्य उस तरीके से नहीं कर रहा है, तो जनता के द्वारा उसको राइट टू रिकॉल किया जाता है और उसमें 2/3 बहुमत होना आवश्यक है। अगर 2/3 लोग इसमें बहुमत देते हैं तो उस व्यक्ति को की जो सदस्यता है वो निरस्त कर दी जाती है, जिसके लिए समय होता है 2 साल के बाद या फिर 6 माह पहले, 6 माह का कार्यकाल उसका बचा हो तो राइट टू रिकॉल के अनुसार उसको वापस उसकी सदस्यता को बर्खास्त कर दिया जाता है, सदस्यता उसकी खत्म कर दी जाती है। जिस तरीके से नगर पंचायत में कार्यकाल होता है उसी तरीके से नगर पालिका में इसका भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। ठीक है, मनोनीत सदस्यों की संख्या जो होती है वो 4 होती है। यहाँ पर कि राज्यपाल के द्वारा इसमें मनोनीत किए जाते हैं वो मनोनीत सदस्य हैं ये 4। ठीक है ना, राज्यपाल इनको मनोनीत कर सकता है। जिस तरीके से नगर पंचायत में जो समिति होती है उसी तरीके से नगर पालिका की जो समिति होता है उसको प्रेसिडेंट इन काउंसिल कहा जाता है। सेम फॉर्मेट है जो नगर पंचायत का है, बस ये है कि इसमें जनसंख्या के अनुसार इसमें जो वार्डों की संख्या है, सदस्यों की संख्या है वो बढ़ जाती है। ठीक है ना, समिति का जो अध्यक्ष है, जो नगर पालिका समिति है इसका जो अध्यक्ष है वो जो पालिका का जो अध्यक्ष का जो अध्यक्ष होता है वही इसका पदेन अध्यक्ष कहलाता है। समिति के जो सदस्य हैं वो 8 होते हैं, यानी कि इसमें एक जो सदस्य होता है वो अध्यक्ष होता है और बाकी के 7 जो होते हैं वो समिति के सदस्य, यानी कि टोटल 1 + 7 मिलाकर टोटल 8 सदस्य इसमें होते हैं। आइए अब समझते हैं नगर निगम को, नगर निगम निकाय। 2 स्तर की व्यवस्था मैंने आपको बता दी, नगर पंचायत और नगर पालिका। अब तीसरी स्तर की व्यवस्था जो कि मध्य प्रदेश में है वो है नगर निगम या फिर नगर निगम परिषद जिसको बोलते हैं। ठीक है ना, नगर निगम निकाय बोलते हैं जिसको, वो उसके बारे में व्यवस्था है। तो इसमें जो पहला बिंदु दिया है वो है शहरी ग्रामीण संबंधी समिति ने ये सिफारिश की थी शुरू में कि ऐसे क्षेत्र जहाँ पे कि नगर निगम स्थापित किए जाएं जहाँ पे कि जनसंख्या की जो स्थिति है वो 5 लाख हो, 5 लाख या 5 लाख से अधिक हो। ठीक है ना, या फिर मतलब 1 लाख से लेके 1 लाख से ऊपर और 5 लाख से अधिक हो। ठीक है ना, 5 लाख या उससे ऊपर हो, ऐसे क्षेत्रों में नगर निगम की व्यवस्था की जाए और यहाँ पर की जो वहाँ की आय हो वो 1 करोड़ रुपए से अधिक हो, यानी कि वहाँ पे जो राजस्व का की जो व्यवस्था और राजस्व जो आता है वो 1 करोड़ से अधिक आता है, तो ऐसे क्षेत्रों में नगर निगम की व्यवस्था की जाए। नगर निगम में जो सदस्य पार्षद हैं उनकी व्यवस्था, उनकी जो संख्या होती है वो 40 से लेके 85 के बीच होती है। जिस तरीके से नगर पंचायत में कितनी होती है, नगर पंचायत में 15 होती है और नगर पालिका में कितनी होती है, 15 से लेके 40 के बीच में होती है, 15 से लेके। और इसी तरीके से नगर निगम में जो संख्या है वो ऊपर कर दी गई है, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि के अनुसार यहाँ पर जो पार्षदों की संख्या है वो बढ़ा दी गई है। यहाँ पर 40 से लेके 85 होती है। ठीक है ना, यहाँ पर जैसी जनसंख्या होगी उस अनुसार यहाँ पर जो व्यवस्था है वो 40 से 41, 42, 50, 55 इस तरीके से वहां पर व्यवस्था की जाती है पार्षदों की। महापौर और पार्षदों के जो चुनाव है वो प्रत्यक्ष रूप से होते हैं नगर निगमों में। आप जानते हैं यहाँ पर पार्षद और महापौर के चुनाव जो है वो प्रत्यक्ष रूप से लोकतांत्रिक तरीके से जनता के द्वारा चुनकर आता है। यहाँ पर टोटल मध्य प्रदेश में जो नगर निगम है अभी वो कितने हैं, वो 16 है। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये क्वेश्चन बनते हैं। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है उनको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, आप बिल्कुल उनको ऐसे ही याद कीजिएगा। महापौर नगर निगम का प्रथम नागरिक कहलाता है, यानी कि उस क्षेत्र का, वो नगर निगम का जो क्षेत्र कहलाता है वहां का जो महापौर जो चुन के आता है वो उस क्षेत्र का, उस जिले का, नगर निगम जिले में एक होती है। ठीक है ना, इसलिए वहां पे जो महापौर है वो जिले का प्रथम नागरिक कहलाता है। नगर निगम का कार्यकाल जो है वो 5 वर्ष का होता है। जिस तरीके से अन्य लोकतांत्रिक प्रक्रिया से जो चुन के सदस्य जाते हैं, चाहे वो विधायक हो, सांसद हो या फिर अन्य क्षेत्र में यहाँ पे कि प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होते हैं, चाहे नगर पंचायत हो या फिर ग्राम पंचायत हो, वहां पर भी 5 वर्ष का कार्यकाल रखा गया है। उसी तरीके से नगर निगम में भी इसका जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष का रखा गया है। यहाँ पे भी राइट टू रिकॉल की व्यवस्था की गई है। ठीक है ना, उसके अनुसार बुलाया जाता है, जैसे कि 2 वर्ष का कार्यकाल इसका समाप्त हो जाए या फिर 6 महीने पहले। ठीक है ना, सेम उसी तरीके से जैसे कि नगर पंचायत नगर पालिका में की गई है उसी तरीके से नगर निगम में भी की गई है। ठीक है ना, इसमें भी जो नगर निगम का जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो नगर निगम आयुक्त यानी कि कमिश्नर,
ठीक है ना, ये कमिश्नर लेवल पे आ जाता है, क्योंकि यहाँ पे जो जनसंख्या का स्तर है वो बढ़ जाता है। इस कारण से यहाँ पे जो प्रशासनिक अधिकारी होता है वो कमिश्नर होता है। नगर निगम आयुक्त यहाँ पर पदस्थ किया जाता है। और जो राजनीतिक प्रमुख होता है वो महापौर होता है। जो महापौर जनता के द्वारा चुन के आता है, जिले का प्रमुख जो कहलाता है, जिले का प्रथम नागरिक कहलाता है, वो यहाँ पे राजनीतिक प्रमुख कहलाता है। मेयर इन काउंसिल, वहां पर जो काउंसिल होती है वो अलग होती है। यहाँ पे जिसका नाम होता है वो मेयर इन काउंसिल होती है, वो नगर निगम की प्रमुख समिति कहलाती है। और इस समिति का जो महापौर है वो पदेन अध्यक्ष कहलाता है। ठीक है ना, हर समिति का जो अध्यक्ष होता है, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो, उसका जो अध्यक्ष होता है वो इसका उस समिति का पदेन अध्यक्ष होता है। नगर निगम परिषद लोकसभा, राज्यसभा, विधानसभा के जो सदस्य होते हैं, ठीक है ना, उस क्षेत्र के, वो यहाँ के पदेन सदस्य होते हैं। ठीक है ना, ऑटोमेटिक रूप से वहाँ के पदेन सदस्य बनते हैं। ठीक है ना, 6 विशेष सदस्य राज्यपाल द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। जिस तरीके से नगर पंचायत में होते हैं 2 होते हैं और नगर पालिका में 4 होते हैं, इसी तरीके से यहाँ पर 6 सदस्यों की व्यवस्था होती है जो कि राज्यपाल के द्वारा मनोनीत किए जाते हैं। यहाँ पर भी महिलाओं के लिए जो आरक्षण है वो 50%, यानी कि हर क्षेत्र में जो संविधान में व्यवस्था की गई है 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए रिजर्व होता है। यानी कि यहाँ पे जो पार्षदों के चुनाव होते हैं उसमें 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए रखा गया है। वो भी वहाँ की जो जातिगत व्यवस्था है, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा वर्ग और सामान्य, उसमें भी 50% का आरक्षण महिलाओं के लिए किया गया है। आइए अब देख लेते हैं मध्य प्रदेश में नगर निगम की सूची। मध्य प्रदेश में टोटल 16 नगर निगम क्षेत्र हैं, जैसे कि इंदौर, रीवा, देवास, भोपाल, उज्जैन, सिंगरौली, जबलपुर, कटनी, खंडवा, ग्वालियर, बुरहानपुर, सतना, सागर, रतलाम। ठीक है ना, इसके बाद में टोटल अभी तक तो 14 थे। अभी हाल ही में 2014 में छिंदवाड़ा और मुरैना, ठीक है ना, ये मुरैना और छिंदवाड़ा को नया नगर निगम में लाया गया है। ठीक है ना, शुरू में सिर्फ 14 थे, तो 2 अभी 2014 में इनको जोड़ा गया है। तो टोटल सिर्फ 16 ही नगर निगम के क्षेत्र हैं, यानी कि टोटल मध्य प्रदेश में कितने जिले हैं? 52 जिले हैं। तो 52 जिले में से जो 16 जिले हैं वहीं पर ही अभी नगर निगम का अस्तित्व है, नगर निगम आया है, और बाकी के जो जिले हैं वहां पर अभी नगर निगम नहीं आया है। ठीक है ना, ये आपको इस तरीके से याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 16 नगर निगम के क्षेत्र हैं। ठीक है, और नगर पंचायत कितनी है इसमें? नगर पंचायत है टोटल 264 नगर पंचायत है, और नगर पालिका कितनी है? 98 है। ठीक है ना, ये नगर पालिका हो गई और ये नगर पंचायत, और ये हो गई नगर निगम। ठीक है, तो इस तरीके से आपको समझना है कि 16 नगर निगम है, नगर पंचायत 264 है और नगर पालिका 98 है। कई जगह पे 100 भी बताया गया है। ठीक है ना, तो इसको आपको कंफर्म करना होगा। इसमें नगर पंचायत नगर पालिका 98 है कि 100, थोड़ा सा कंफ्यूजन है, लेकिन मैंने यहाँ पर 98 लिखा हुआ है, तो इसके बारे में आप क्रॉस चेक जरूर कीजिएगा। अब इम्पोर्टेंट जो फैक्ट हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। गुना देश का एक ऐसा पहला जिला बना, मध्य प्रदेश में जो गुना जिला है वो देश का ऐसा पहला जिला बना जहाँ पे कि स्थानीय निकायों में, ठीक है ना, महिला प्रतिनिधियों के कार्य में पुरुषों की दखल अंदाजी को रोकने के लिए आदेश जारी किया गया था। यानी कि जो महिला प्रतिनिधि चुनकर आती थी उसमें वहाँ के जो स्थानीय क्षेत्र थे वहाँ पर पुरुष जो थे उनके परिवार के जो पुरुष थे वो दखल अंदाजी करते थे, उन पर रोप चलाते थे और उनकी कार्यों में अपना दखल देते थे। तो वहां पर सबसे पहला जो जिला बना देश का, यानी कि पूरे देश में मध्य प्रदेश का जो जिला था गुना, वहां पर प्रशासन ने यहाँ पर दखल अंदाजी जो रोकने के लिए यहाँ पर आदेश जारी किए गए थे। कब किया गया था? अक्टूबर 2017 में। अगला जो इंपॉर्टेंट फैक्ट है, मध्य प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य बना जहां पे कि ग्रामीण एवं शहरी सभी निकायों में 1999 में जनता को अपने निर्वाचित पार्षद, अध्यक्ष और महापौर को बुलाने का अधिकार दिया गया। ठीक है ना, तो मध्य प्रदेश का ही ऐसा पहला राज्य बना जहां पे कि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था की गई। RIGHT, राइट टू रिकॉल।
ठीक है ना, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। राइट टू रिकॉल की व्यवस्था मध्य प्रदेश ही पहला राज्य था यहाँ पे कि 1999 में जनता को ये अधिकार दिया गया कि वहाँ के जो पार्षद हैं, अध्यक्ष हैं, महापौर हैं, अगर वो अपनी कार्य को उनकी जनता के अनुसार नहीं कर रहे हैं, जनता की मांग पूरी नहीं हो पा रही है, तो उनको ये अधिकार था कि वो राइट टू रिकॉल के जरिए उनको वापस बुला सकते हैं, उनको वहां से हटा सकते हैं। ठीक है ना, तो ये मध्य प्रदेश पहला राज्य था पूरे देश में। अगला जो पॉइंट है इंपॉर्टेंट है, अनूपपुर देश का पहला जिला बना जहां पे कि अध्यक्ष को वापस बुला लिया गया था, यानी कि राइट टू रिकॉल की व्यवस्था की गई। उसके बाद में अनूपपुर में वहां के जो अध्यक्ष थे, ठीक है ना, वहां पे जो ग्राम पंचायत और जो जनपद पंचायत थे, वहां पर उन्होंने अपने अनुरूप कार्य नहीं किया, तो वहां के अध्यक्ष को वापस बुला लिया गया था। तो ये देश का पहला ऐसा जिला बना। इसको आपको याद रखना है, अनूपपुर, जो कि उस समय शहडोल में था। ठीक है ना, उस समय ये शहडोल में शहडोल की एक तहसील हुआ करता था। ठीक है ना, अभी तो ये अनूपपुर जिला बन गया है, लेकिन जिस समय ये यहाँ के अध्यक्ष को बुलाया गया, उस समय ये शहडोल की एक तहसील था अनूपपुर। अगला पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सहयोजन। सहयोजन यानी कि नगर पंचायत में 2, ठीक है ना, नगर पालिका में 4 और नगर निगम में 6 पद तक एल्डरमैन यानी कि वृद्धजन को क्या संयोजित किया जा सकता है, यानी कि इनकी व्यवस्था की गई है जो कि वहां के क्षेत्रों में गाइड कर सकें कि यहाँ पे व्यवस्था क्या है। एल्डरमैन बोल सकते हैं एक प्रकार से संरक्षक, ठीक है ना, जो कि नगर पंचायत में 2 लोगों की व्यवस्था की गई है, नगर पालिका में 4 और नगर निगम में 6 एल्डरमैन की व्यवस्था की गई है। पूरे जिले में नगर निगम होता है, ठीक है ना, नगर पालिका छोटे स्तर पर और नगर पंचायत छोटे स्तर पर, तो वहां पे वहां के क्षेत्र के अनुसार वहां पर एल्डरमैन या फिर वृद्धजन जिनको बोल सकते हैं, उनको पदस्थ करने की व्यवस्था की गई है, जो कि शासन के द्वारा इनको नियुक्त किया जाता है। अगला पॉइंट है वित्त आयोग। 74वें संशोधन के अनुरूप राज्य में वर्ष 2003 में अपना पहला राज्य वित्त आयोग गठित किया गया। ठीक है, ये आपको याद रखना है। 2003 में 74वें संशोधन के अनुरूप अपना खुद का वित्तीय आयोग इन्होंने गठित किया था। ठीक है ना, मध्य प्रदेश में ये स्थानीय निकायों में राज्य की कर राजस्व और जो संचित निधि है से हस्तांतरित आय के सिद्धांतों का निरूपण कर राज्यपाल को परामर्श प्रतिवेदन सौंपता है, यानी कि जो भी राज्य से राजस्व और संचित निधि को हस्तांतरण किस तरीके से करना है, ठीक है ना, उसको उसकी पूरी की पूरी एक रिपोर्ट बनाकर राज्यपाल को उसको परामर्श देता है। ठीक है ना, और इसके लिए ये राज्य वित्त आयोग का गठन 2003 में 74वें संशोधन के अनुरूप किया गया था। अगला जो पॉइंट है वो नगर निकायों में जो 74वां संशोधन हुआ, ठीक है ना, उसके अनुसार 12वीं अनुसूची में इसको वर्णित किया गया है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसमें 10 कार्यों का निर्धारण किया गया है। राज्य शासन इन सभी कार्यों को उनकी शक्तियों के अनुसार उनको सौंपती है। ठीक है ना, सभी निकायों में ये जो अनिवार्य कार्य और ऐच्छिक कार्य अलग अलग तरीके से यहाँ पर निर्धारित किए गए हैं। जो प्रमुख कार्य हैं इन निकायों में वो है साफ सफाई कराना, जल आपूर्ति कराना, प्रकाश की व्यवस्था कराना, सड़क निर्माण करवाना और शिक्षा, ये आदि इनके प्रमुख कार्य हैं जो कि निकाय हैं, चाहे नगर पंचायत हो, नगर पालिका हो या नगर निगम हो। तो वहां पर 2 तरीके के कार्य यहाँ पर रखे गए हैं, एक तो अनिवार्य कार्य और एक ऐच्छिक कार्य। तो अनिवार्य कार्यों में प्रमुख जो कार्य हैं वो साफ सफाई, जलापूर्ति, प्रकाश व्यवस्था, सड़क निर्माण और शिक्षा व्यवस्था, ये सब अनिवार्य कार्यों में रखा गया है। बाकी ऐच्छिक कार्यों में अन्य कार्यों को लिया गया है। तो ये नगर निगम, नगर निकाय जो मध्य प्रदेश थे उस पर मैं ये वीडियो मैंने आपके लिए लिया। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, इसके जो कंटेंट में लेके आए ये आपको कैसे लगे, कमेंट के माध्यम से आप मुझे बताएं। वीडियो पसंद आया है तो आप मेरे वीडियो को लाइक करें और साथ ही साथ में अगर आप लगातार मेरे चैनल को देख रहे हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लें। अगला जो वीडियो होगा वो होगा मानव अधिकार आयोग के बारे में, मैं इसमें पूरी जानकारी दूंगा। तो आप इस वीडियो को भी आप पूरा देखें जो मैं आने वाले समय में लेके आने वाला हूँ मानव अधिकार आयोग के बारे में। तो ये वीडियो को मैं यहीं समाप्त करता हूँ। लगातार मेरे चैनल के साथ में आप जुड़े रहें और साथ ही साथ मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और मेरे वीडियो को आप शेयर भी करें जिससे कि अन्य लोग भी इसको देखें। तो इसी के साथ मैं अपना वीडियो में इसको समाप्त कर रहा हूँ। ठीक है ना, जय हिंद, जय